नमस्कार, महासमर का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। महासमर का मुद्दा में आज हम बात करेंगे दिग्गजों के दौरे की और सियासी मंच से दिए गए भाषणों की। दो बड़े शख्स आज राजस्थान में रहे। प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से रहे नरेंद्र मोदी। आप लगातार सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त हम ये डिबेट कर रहे हैं उस वक्त बीकानेर में चुनावी सभा चल रही है, एक रैली चल रही है पीएम मोदी की। लेकिन जब हम भाषणों की बात करते हैं तो भाषणों में आज ये कोशिश की गई है, जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है, 360 डिग्री घेरने की कोशिश की जा रही है। हर मुद्दे पर ये जा रहे हैं कि हर मुद्दे पर बात की जाए, हर मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश की जाए। यही कोशिश कांग्रेस ने की और यही कोशिश बीजेपी ने की। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे महासमर का मुद्दा में। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी इस वक्त जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ भीमराज जाखड़ जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले प्रमोद जी आपके पास आना चाहेंगे। आज के भाषणों को आपने देखा होगा। पहले जो भाषण थे वो किसी एक मुद्दे को लेकर पर्टिकुलर, जो उस वक्त का एक रिलेवेंट मुद्दा होता था, उसको लेकर घेरने की कोशिश की जाती थी। या तो महिला अपराध का जिक्र किया जाता था सिर्फ पूरे भाषण में, या फिर बेरोजगारी का पूरा जिक्र, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक या दो टॉपिक। आज जो भाषण देखे गए हैं उसमें बिल्कुल 360 डिग्री घेरने की कोशिश की गई है विपक्ष को। बीजेपी का भाषण देखें, महिलाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अपराध को लेकर, सनातन को लेकर, तुष्टीकरण को लेकर, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा। और इसी तरह से प्रियंका की भी आज उसी मोड में नजर आई है। ये क्या रंग दिखा रहा है राजनीति का? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि साम दाम दंड भेद, ये चार चीजें बताई जाती थी। मुझे लगता है इससे ऊपर भी एक पांचवी चीज कोई निकलकर इस बार राजनीति में नजर आ रही है। तो प्रभा जी, इस बार जो अगर आप देखें 3-4 दिन में जो नेताओं के, बड़े नेताओं कांग्रेस और बीजेपी के जो दौरे हो रहे हैं, उससे मुझको तो दो चीज स्पष्ट लगी, सिर्फ दो। एक तो जो हिंदुत्व को बदल के सनातन कर दिया है, हिंदुत्व का मुद्दा, और दूसरा है रेवड़ियों का मुद्दा। बस इन पे दो चीजों पे बहस हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ गायब है कि हम आपको ये देंगे, हम आपको ये कर देंगे। अब जैसे 500 का सिलेंडर गहलोत जी ने दिया, 450 अमित शाह कर गए, और आज अलवर में गहलोत जी ने वो सिलेंडर 400 कर दिया, 400 का कर दिया कि 400 रुपए में जी। सिलेंडर मिल जाएगा। तो ये रेवड़ी और हिंदुत्व, और मोदी जी का मैं आज भाषण सुन रहा था। आप ये देखिए कि उसमें शुरू से लेके अंत तक करीब, उसमें अगर भाषण दिया है तो उसमें 70% भाषण हिंदुत्व पर, पूरी तरह से। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरा हूं, और हिंदुत्व कि भाई सनातन। पहले एक हिंदुत्व का मुद्दा चलता था, तो अब उसको बदल के चलो, पुराना नाम हो गया हिंदुत्व, तो सनातन कर दिया, सनातन धर्म। अब सनातन धर्म पर एक बहस जब छिड़ गई पूरी तरह से, और युवा कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि तो भाई 2.5 लाख नौकरी घोषणा पत्र में जारी हो रही, क्या बेरोजगारी है उसके लिए क्या किया गया, कितनी दी गई, कोई ऐसी चीजें नहीं दी गई, महंगाई पर भी नहीं। और मुझे लगता है जनता को भी आनंद आ रहा है इसमें ही, जनता को भी भाई राम का नाम हो रहा है, तो चलो राम की बात हो रही है, चल तो हरि कीर्तन से हो रहा है एक तरह से सभा में जी। भाई। और दूसरा, तो चलो हमको ये मिल रहा है। और आज क्या देखा, सभा में जाने के बाद आप अगर वहां बात करेंगे, भाई क्या देखे, भाई 400 का सिलेंडर करेंगे। अलवर में जैसे सभा खत्म होने के बाद लोगों से एक पत्रकार बात कर रहे थे, वो उनको तो सकता कि आपने भाषण सुना गहलोत जी का, क्या लगा नो सिलेंडर 400 करके उनको, और तो पुरानी जो करते रहते हैं। बस एक चीज उनको ध्यान रही कि 400 रुपए का सिलेंडर अब उज्ज्वला योजना जो भी मिलेगा बीपीएल परिवारों को। तो इसमें जो है, चलो ठीक है, पब्लिक भी अगर ये चाहती है तो चलने दो। तो दो चीजों पे जो चुनाव हो रहा है, ये इस पर ही मुझे लगता है कि पूरी तरह से दोनों पार्टी ने फोकस कर दिया है। प्रियंका गांधी जो शुरू में जो आई थी कि गारंटियों की बात, अब 7 गारंटी 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 हो रही है गहलोत जी की, लोग थक लिए सुन सुन के। आज मोदी जी ने भी होगी, मैं भी आपको एक गारंटी देता हूँ, वो भी सुबह चल गई कि मेरी भी एक गारंटी आप ले लो। और ये गारंटी 25 के बाद तो आपको बताइए, 26 के बाद तो जब इनमें कोई मिलने जाएगा, कुछ बात करने जाएंगे, तो गारंटी वारंटी कोई स्टाम्प तो है नहीं कि हमने तो ये नहीं कहा। तो ये जो चुनाव का है मतलब रोचक है। और 3 दिन चुनाव के जो प्रचार के बचे हैं, आज 20 तो गई, 21, 22, 23 3 दिन बचे हैं। 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से विराम लग जाना है। और बहुत ही मतलब ये अच्छी खुशी की बात है कि
शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है, कोई छिटपुट घटनाओं छोड़ के। छिटपुट जैसे यावाना के ओम प्रकाश हुड्डा जी पे हुआ, छोटी मोटी घटनाएं जो हुई है, तो शांतिपूर्ण चल रहा है। तो ये एक अच्छी बात चुनाव में ये भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार आक्रामक बहुत हैं, हमले बहुत होते हैं। प्रियंका गांधी पूरी तरह आक्रामक है। मोदी जी पूरा गहलोत जी को एक भाषण में कम से कम 100 बार नाम लेते होंगे, जादूगर गहलोत, जादूगर लेते निश्चित रूप से। और गहलोत जी भी कम नहीं पड़ रहे कि मोदी झूठ बोलते हैं, ये करते हैं। पूरी तरह से हमले जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं अब। लेकिन चुनाव के बाद में क्या रिजल्ट आएगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। हम तो सिर्फ समीक्षा ही कर सकते हैं, जो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ा ही रोचक चुनाव राजस्थान में नजर आ रहा है। जी, चलिए भीमराज जी हमारे साथ जुड़े हुए। भीमराज जी, आज कांग्रेस को जो घेरा है, सबसे बड़ा मुद्दा इसमें दिया गया है तुष्टीकरण। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है राजस्थान में, और पिछले कई भाषणों की बात करें या फिर आज के भाषणों की बात करें, सीधा साधा इशारा उनका करौली की घटना, धौलपुर की घटना, या फिर हम कहें उदयपुर की जो घटना थी, या फिर अलवर की घटना है, सीधा उन्होंने इसी नब्ज को पकड़ा है और ये कहा है कि ये कमजोर नस है कांग्रेस की और इसको बार बार दबाया जा रहा है। सर, मैं आपके चैनल पे आया हूँ। पहले तो मैं प्रदेशवासियों को जिन जहाँ चुनाव है उनसे कहता हूँ, लोकतंत्र के पावन पर्व पर आप वोट करने अवश्य जाएं। दूसरा मैं कहना चाहूँ, आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा लगा, पर मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि ये भाजपा का क्या है सर जी। भाजपा जो मुद्दे हैं, जो एक्चुअल जो मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एग्रीकल्चर है, जो और अन्य विकास के मुद्दे हैं, उन पे ये गौण हो जाती है, तब इन चीजों का ये मुद्दा उठाती है। शिक्षा सर, कोई भी समाज या परिवार या देश हो, पत्रकार महोदय मुझे मेरे से सीनियर लग रहे हैं, तो ये अच्छी तरह समझते होंगे कि शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है। ये उस पे नहीं बोलेंगे, आप उस पे ये नहीं बोलेंगे कि एग्रीकल्चर पे हमको क्या करना चाहिए, कहाँ अपने पीछे, कहाँ अपने मेडिया स्वास्थ्य के अंदर अपने कहाँ क्या काम होना चाहिए, क्या अपने आज तक कर चुके हैं, उस पे नहीं बोलेंगे। इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। आप बताइए ना, आप अपने बताइए कि हमारा ये रूप मॉडल है, हम इस क्षेत्र में ये डेवलपमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर में ये डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन में, इस पे नहीं करेंगे सर। जब ये बात करते हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, भाजपा करना चाहती है। तो मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के मित्रों से, आपके चैनल के माध्यम से, क्या मणिपुर में मरने वाले हिंदू नहीं है? क्या वो कोरोना काल में जब गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, आप माँ गंगा का लाल बन के आए थे, वो गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, वो हिंदुओं की नहीं थी? क्या नोटबंदी में मरने वाले हिंदू नहीं थे? क्या आपने जिन किसानों को 750 किसानों को मरने में मजबूर कर दिया था, शहीद हुए थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या आपने गुजरों को गोलियों से बूंदा था, वो हिंदू नहीं थे? क्या हरियाणा में जाटों को गोलियों से बूंदा था, वो हिंदू नहीं थे? क्या रावला गढ़साना में किसान पानी के लिए पानी मांगना नहीं थे, किसानों पे आपने गोलियां चलाई थी, वो हिंदू नहीं थे? पर सर जी, उस पर बात नहीं करेंगे। दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आज केंद्र सरकार भाजपा की है, और भाजपा की केंद्र सरकार में होते हुए एसएससी के अंदर हर साल 15,000 भर्तियां होती थी, उसके अंदर सर जी इन्होंने 5,000 रुपए लेके छोड़ दिए। बैंकिंग सेक्टर में 5.5 लाख सीटें खाली है, रेलवे के अंदर 3.5 लाख पोस्टें खाली है, पीएसयू के अंदर 5.5 लाख है। ऐसे कुल मिलाकर 20 लाख से ऊपर पोस्टें, सरकारी पोस्टें खाली है। क्या उनमें जो भर्तियां होती थी, क्या हिंदू के लड़के भर्ती नहीं होते थे? पर सर जी, इनको कुछ नहीं करना है। ये पूंजीपति मित्रों की चिंता है इनको, और ये गरीब किसान और मजदूरों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको किसी की चिंता नहीं कि इनको सत्ता चाहिए, एक प्रकार की सत्ता हमारे हाथ में आ जाए और हमारे पूंजीपति मित्रों का लाभ हो जाए, और इनको कुछ नहीं चाहिए। और हिंदुत्व का तो ये खाली सारा नहीं, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राम मंदिर जन्मभूमि अयोध्या को लेकर इन्होंने घोटाला किया, उस पर नहीं बोलेंगे। क्या हाईवे के अंदर क्या ने घोटाला खोला, उस पर नहीं बोलेंगे। नोटबंदी में कितना देश का नुकसान हो, उस पर नहीं बोलेंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना केदारनाथ मंदिर को सोने को लेकर मुद्दा छाया था, उस पर ये नहीं बोलेंगे। नोटबंदी के अंदर जो जिस आदमी ने प्लांट लगाया था, जी किसके इशारों पे नोटबंदी, क्या देश को ये नहीं बताना चाहिए हमने किस इशारे में नोटबंदी की थी? क्या ये नहीं बताएंगे 3 काले कानून लाने के लिए शरद मराठे जो एक इंजीनियर है, वो किसानों को ये बताएगा कि आपको खेती कैसे करनी है? जो देश के अर्थशास्त्र नहीं थे वो किसान समझ गए। आपने क्यों 13 महीने किसानों को अपराध को लेकर सुनो मेरी बात, मैं इनको कहना चाहूंगा, पर ये उन मुद्दों में नहीं, महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे। जो पहलवान देश का पूरे विश्व के अंदर तिरंगा लहराया था, वो हिंदू ही थे। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, जो जंतर मंतर में लड़कियां बैठी वो हिंदू की थी, उस पर नहीं बोलेंगे। इनको कुछ नहीं है सर जी, ये डोंगलापन करते हैं, मुंह में राम रखते हैं, बगल में छुरी रखने वाले लोग हैं, और किसानों मजदूरों की लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। और मैं ये मेरे सवाल पूछे, कोई भाजपा का मित्र प्रवक्ता बैठा तो इनका जवाब
दे देना, वरना कुछ नहीं है, ये खाली ढोंग रचने और कुछ नहीं है इनका। मैं डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी से हम चाहेंगे, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से उनसे जुड़ नहीं पा रहे। मैं एक बार फिर हमारी जो टेक्निकल टीम है उनसे कहूंगा कि एक बार डॉक्टर चेतन राज पुरोहित को कनेक्ट करने की कोशिश करें। प्रमोद जी, अडानी को लेकर बार बार हमले किए गए, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि अगर अडानी इतने ही बुरे हैं तो इन्वेस्ट राजस्थान में उनको लाकर इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया गया, उनको मंच दिया गया और उनके साथ यहाँ पर डील की जा रही है। अगर बुरे हैं तो फिर डील क्यों की जा रही है? दोहरा चेहरा एक तरह से कांग्रेस के ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है। आपको नहीं लगता कि यह भी एक कारण हो सकता है कि इस बार, हालांकि इसको बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से मुद्दे पर उठाया नहीं कि अडानी को लेकर उस वक्त उठाया था, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं कि फ्रीबीज को लेकर बात की जाती है कि फ्रीबीज क्यों दिए जा रहे हैं, और फिर वही पार्टी जो फ्रीबीज को गलत बताती है वो अपनी तरफ से नई घोषणाएं कर देती है। तो इस बार जो राजनीति है उसमें जो भाषण है, आज जो भाषण है उस पर कल राजनेता खुद ही टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो खुद पलट जाता है उससे। देखो प्रभात जी, हमारे कांग्रेसी मित्र जाखड़ जी ने जो भी बात कही ना, वास्तव में उन्होंने एक सटीक चीजें कही है। हकीकत में ये मुद्दे होने चाहिए, इसमें कोई वो नहीं। आम जनता की भलाई चाहते हो तो ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार आप अडानी जी की बात कर रहे हैं तो प्रमोद जी भाई साहब धन्यवाद। हाँ जी, तो राहुल गांधी जी भी देखो, जैसे अडानी जी की बात कर लेते हैं सर, ये राहुल गांधी अडानी यूं अडानी। अब किसानों ने जब धरने दिए, जैसा भी आपने जाखड़ साहब में बात करते किसानों की, तो कांग्रेस क्यों नहीं एमएसपी बोल रही? अब कांग्रेस भी तो बोले ना सर, कि भाषणों में गहलोत जी भी कहे कि हम एमएसपी देंगे, नहीं किसानों के हित में नहीं। कितना हमने राहुल गांधी ने 10 तक गिनती, माला गडाम गिनी थी, कर्जा माफ, वो कितना कर दिए और कितने बकाए हैं, क्या करने हैं, नहीं। तो जो क्योंकि कारण क्या हो गया कि देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव और मुद्दे को जो घुमा दिया, जाखड़ साहब जो बता रहे हैं ये मुद्दे, जब देश का प्रधानमंत्री यही बोलेगा कि सिर धड़ से अलग हो रहा है, यहाँ ये घटना हो रही है, तो मजबूरी सिर तन से जुदा, जो भी वो बोल रहे हैं, तो देश का प्रधानमंत्री को जवाब देना अब राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी करता हो गया यार, अब जनता को मैं इसमें कैसे घुमाऊं। तो वो भी फिर उसी पैटर्न पर, उसी उसमें आ रहे कि हम ये गारंटी तो देते हैं, गारंटी में भी क्या है, वही रेवड़ी जो आप कई बार जन टीवी पर कम से कम 15-20 बार बहस हो चुकी, रेवड़ी रेवड़ी खूब बट रही। तो रेवड़ियों के साथ गारंटी में आप देख लो, टोटल रेवड़ियां स्कूटी देंगे प्लांट। जैसे कांग्रेस स्कूटी दे रही है, तो बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में स्कूटी पे चलने दो। तो ये सर प्रभात जी जो चल रहा है अडानी जी का, और ये अब तो ये इसको जनता भी गौण कर गई कि जब यहाँ राजस्थान में इन्वेस्ट किया है अडवाणी जी ने, तो फिर जब भी इनको एक परहेज करना चाहिए था गहलोत जी कि भाई हम नहीं लेंगे आपसे। लेकिन उन्होंने साहब स्पष्ट कर चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय कि जब विकास के लिए हमने, पब्लिक के लिए जो इनने इन्वेस्ट किया है तो हमने ले लिया इन्वेस्टमेंट। हमने कोई इनसे ना तो ये जबरदस्ती करके इस तरह से तो लिया नहीं। अगर राजस्थान के विकास में इनका पैसा सहायक आ रहा है तो इन्वेस्ट कराया गया, जो गहलोत जी ने स्पष्टीकरण भी दिया था। तो ये चीजें तो हमें ना जनता को भी, अडानी ये अडानी तो ऐसा हो गया जैसे अडवाणी जी, नहीं अब इसको भी कोई ज्यादा लोग कोई तवज्जो वैसी दे नहीं रहे। अब तो यहाँ मुद्दा अलग ही घूम गया राजस्थान में। आज के भाषण में उन्होंने, जो आप तुष्टिकरण की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने पूरा वो नारे भी लगवाए कि मैं ये बोलूंगा तुष्टिकरण का बंद करो तुष्टिकरण की दुकान और कमल चुनेगा राजस्थान, ये एक नया नारा दिया उन्होंने आज, है ना। ये इस तरह से इन्होंने लगाया। तो ये पूरी तरह से जो चुनाव को, और आप अपने मेरा एक काम करोगे, घर जाओगे, घर जाके राम राम कहना पड़ोसी जो यहाँ नहीं आएगी, पूरी लोगों से जुड़ने का वो प्रयास किया पूरी तरह से। अच्छा उस समय क्या है कि अब उन्होंने एक संकेत और दे दिया कि जो ईआरसी, जो नहरी परियोजना की, नहरी परियोजना की जो बात हो रही है, उन्होंने मतलब एक हिंट दे दिया कि उसको पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। और उसके साथ ही उन्होंने न्योता भी दिया कि 3 दिसंबर के बाद आपको मैं न्योता दे रहा हूँ कि शपथ ग्रहण समारोह में जरूर रहना। अपने कॉन्फिडेंस पब्लिक में इस तरह का जुड़ के और पूरा पब्लिक को खींचा, और साफ तौर से कह दिया कि अगर आपने कांग्रेस को जिताया तो फिर नहरी परियोजना की बात भी आप भूल जाना, घर घर में नल की। तो ये उन्होंने प्रधानमंत्री जी का इस तरह का जो पूरा सा वक्तव्य, पूरा भाषण आप सुनेंगे
और उनके एक एक बयान को अगर आप बारीकी से वो करेंगे तो एक तरह से राजस्थान की सरकार गहलोत जी को चेतावनी युक्त भाषण भी पूरा दे गए कि भाई अगर मतलब हमारी सरकार आई तो ही ये परियोजनाएं होंगी, तो ही महिलाओं पर जो अपराध हो रहे घटेंगे, तो ही जो हिंदुत्व की रोइयाबादी चल रही है तो ही ये संभव होगा, वरना तो आप समझ लो कि जो चल रहा है वो चलता रहे। भीमराव जी एक चुनौती दी है एक तरह से बीजेपी ने। ये आज जो मोदी का भाषण था उन्होंने कहा है कि हम जाकर हमारी सरकार बनती है तो हम पेट्रोल और डीजल के जो दाम है ना उनकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि आरोप बार बार लगता है कांग्रेस पर कि सबसे ज्यादा जो पेट्रोल है वो वैट की वजह से राजस्थान में महंगा हो रहा है, दूसरे पड़ोसी राज्यों में सस्ता मिल रहा है। दूसरा बिजली को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं, तो एक तरह से चुनौती है। अगर पेट्रोल डीजल को लेकर वैट में अगर किसी तरह की कोई थोड़ी सी कमी करती या थोड़ा सा उसमें रियायत देती तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा पॉइंट हो सकता था कांग्रेस के लिए। सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं बड़ा अच्छा लगा। तो पहले आपका सवाल, पहले प्रमोद जी जो मेरे से सीनियर है, मैं आपके स्क्रीन पे क्या नाम नहीं आ रहा, तब तो आपसे सुना तो पता था। मैं ये ईआरसीपी का जिक्र किया, मैं बहुत अच्छी जिक्र कर रहा हूँ प्रमोद जी। भाई साहब क्या है कि एक्चुअली जो ईआरसीपी है वो राजस्थान की 43% आबादी को लाभान्वित करेगी और 23% भूभाग को लाभान्वित करेगी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या राजस्थान की 43% आबादी को लाभान्वित करने वाली परियोजना और 23% भूभाग को लाभान्वित करने वाली परियोजना में देरी किस चीज की हो रही है? जब ये लोग उसमें कमी तो आपकी तरफ से भी रही। आप यात्रा निकालने वाले तो उन सभी में आपने घोषणा करी कि हम यात्रा निकालेंगे और अचानक से वो यात्रा को कैंसिल कर दिया। सर जी वो चुनावी दौर, चुनाव के व्यवस्था के कारण कोई प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा, बाकी जाके आए सर और लोगों को बताया कि ये कहानी है। और उसके अंदर सर जी यदि जिस देश में कृषि प्रधान देश हो और 80% या 70% से ऊपर आबादी यदि इस पे डिपेंड करती हो, वो मुद्दा यदि डिले कर रही है तो सर जी उनको पाप के भागीदार होंगे। और वो विकास की क्या कृषि राज्य हिंदुस्तान विकास की पहली सीढ़ी है। कोरोना काल के अंदर यदि जीडीपी को बचाने वाली थी तो एग्रीकल्चर एकमात्र सेक्टर था, और इसको कौन कर रहे हैं सर? ये पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं। ये हाईवे बढ़ाने के लिए किसको टेंडर दिए गए हैं? जब मेरा सवाल ये खड़ा होता है कि चेतक इंटरप्राइज आंध्रा की ईडी छापा मार सकती है, दीपक इंटरप्राइजेज पे छापा क्यों नहीं मारती? वो तो गडकरी जी ने छापा नहीं मारेंगे। पर मैं ये सवाल ये खड़ा होता है कि ईडी कब चलेगी अडानी की सीडी? ये सवाल खड़ा होता है। जब 20,000 करोड़ के लोन का राहुल गांधी ने सवाल पूछा तब ये सवाल खड़ा होता है। उन्होंने राहुल गांधी की सजा सुनाने के 2 साल की सजा हुई, उन्होंने उनको सदस्य इनकी छीन ली थी। पर सवाल ये है कि बाबूलाल बोखारिया जब गुजरात के जल संसाधन मंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे तो उनको 3 साल की सजा सुनाई जाती है 54 करोड़ के घोटाले में। उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या लोकतंत्र सबके लिए अलग अलग है? सर जी अब सवाल ये खड़ा होता है, अडानी का सवाल इन्होंने किया। अडानी को जो टेंडर दिया, जो काम दिया गया राजस्थान में, वो सबको समान रखते हुए इस तरह नहीं है वन साइडेड काम किया को। बैंक भी अडानी को, रेल भी अडानी को, बेल भी अडानी को, सेल भी अडानी को, एयरपोर्ट भी अडानी को। ये कौन सा तरीका हो गया? या तो दियो तो सबको समांतर रखते ना, या लुटाया नहीं जा रहा है, या दिया गया विकास के लिए काम दिया गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं जाता। पर इस तरह थोड़ी दिया जाता सर। जब अडानी का नाम आता तो भाजपा उसके बचाव में आती है, यहाँ अडानी का नाम आएगा तो कोई कांग्रेस बचाव में, सबके लिए बराबर है। जो कानून के हिसाब से काम दिया गया और उसके हिसाब से काम दिया जाता है सर। इस तरह लुटाया थोड़ी जाता है। ये तो सर जी पूंजीपतियों का हवाला कर्जा माफ करते हैं, पूंजीपतियों की पक्षधर लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है सर। दिस इज नॉट गुड। ये सर जी लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये तो सर जी अब झारखंड के अंदर देख लीजिए आदिवासियों को बखेड़ कर इनको अडानी को जमीन दी जा रही है। कैसे आपने कोयले के टेंडर, आपने विदेशी टेंडर अडानी को दे दिए और फिर ऊपर से सरकार आदेश निकालती है राज्य सरकारों को कोयला लेना ही पड़ेगा। जब 6,000 करोड़ का घोटाला होता है गुजरात के अंदर, उसके अंदर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती? ईडी इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं करती कि 13,860 करोड़ के नोटबंदी में आरोप था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या ईडी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स जो 10,000 करोड़ की कंपनी थी, 250 करोड़ में बेचा गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या रुचि सोया का लोन एक तरफ राइट ऑफ किया जाता है, उसी रुचि सोया को हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को बेचा जाता है, उसी रुचि सोया का एसबीआई से लोन वापस दिलाया जाता है। ये मुद्दे हैं, लेकिन आज भाषणों पर हम थोड़ा सा फोकस करना चाह रहे हैं। भाषणों का मैं बात करता हूँ, भाषणों का जिक्र इसलिए किया जाता है, मैं भाषणों की बात कर रहा हूँ। मोदी जी हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। राजस्थान में हमारे प्रमोद जी स्लोगन है कि पधारो हमारे देश, आइए, अच्छा स्वागत है उनका। बट सर जी क्या राजस्थान और हिंदुस्तान के बच्चे शिक्षा की उम्मीद नहीं जगाते? क्या आप देखिए अपनी कौन सी यूनिवर्सिटी देश के कौन सी रैंक में आके खड़ी हो गई है? कहाँ एजुकेशन सेक्टर को लाके खड़ा है? क्यों मनरेगा का बजट हर साल कम किया जा रहा है? क्यों एग्रीकल्चर का बजट कम क्यों जा रहा है? एक्चुअली उन मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे
क्या आप अपने जो मेडिकल है, जो स्वास्थ्य है, उसको कहाँ ले जाके खड़ा किया? कहाँ खड़े हैं आजकल हम लोग? उस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पूंजीपति मित्रों की चिंता है। कहना चाह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने को लेकर, मुद्दों से भटकाने की राजनीति चल रही है, जब इनकी जमीन जिसकी जा रही है, तब ये धर्म का सहारा लेते हैं। जनता से जुड़ी हुई जो सीधे मुद्दे हैं, जनता से सीधे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पर बात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है, और अगर कोई सवाल करेगा तो फिर उसको एक सवाल से भटकाने के लिए भी कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइटेड हो, और उसमें धर्म सबसे ऊपर आता है, क्योंकि धर्म को लेकर जब भी किसी से बात की जाती है लोकप्रियता, सारे मुद्दों को गौण कर दिया जाता है उसके जरिए। चलिए, क्योंकि समय की कमी है और चेतन राजपुरोहित जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन संपर्क उनसे नहीं हो पाया, वरना हम बीजेपी का भी पक्ष लेने की जो कोशिश थी हमारी, हम कर रहे थे। फिलहाल चलिए ठीक है, देखते हैं अभी आज जो भाषण दिए गए हैं या फिर आने वाले वक्त में जो अगले 2 दिन तक जो भाषण दिए जाएंगे वो कितना असर करते हैं, और जनता, जैसे आप प्रमोद जी आपने कहा कि भाषण सुनने के बाद वो पूरा भाषण को याद नहीं रखता, उसमें अपने मुद्दे की बात को सिर्फ याद रखते हैं। 400 रुपए का सिलेंडर उनको याद रहा, बाकी कुछ याद नहीं रहा। इतनी सारी बातों में अगर कोई जरूरत की बात, अगर उनके मुद्दों की बात अगर की जाएगी, तो ये नेताओं को समझना होगा कि मूल मुद्दे की बात ही याद रखी जाती है। बाकी एक माहौल बनाने के लिए उस वक्त तक के लिए, कुछ देर तक के लिए तो अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद जब आदमी वहां से निकलता है, उसे वो विश्लेषण उसी वक्त कर लेता है कि उसके लिए क्या बात की गई थी, और वहां से वो तय करना शुरू कर देता है कि आगे उसे मतदान केंद्र पर जाते जाते क्या डिसीजन लेना है। देखना होगा इस बात को राजनीति भी कितनी गंभीरता से लेती है और अपने भाषणों में थोड़ा सा मुद्दों को लेकर बदलाव लाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ महासमर का मुद्दा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।